नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास गिरोहबाज। दोस्तों, इस उपन्यास का पूरा मज़ा लेने के लिए उपन्यास का पहला भाग 301 करोड़ की चाबी ज़रूर देखें, जो हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोड है। गिरोहबाज। जगमोहन की एक टक निगाह मायाराम पर थी। मायाराम ने खुले ब्रीफकेस में मौजूद नोटों को देखते हुए सिगरेट सुलगाकर कश लिया। यह नोटों से भरा ब्रीफकेस तुम्हारी हाँ होते ही तुम्हारा हो जाएगा मायाराम, जगमोहन गंभीर स्वर में बोला। मायाराम ने आगे बढ़कर ब्रीफकेस में मौजूद खुले नोटों को हाथ से थपथपाया, फिर कश लेते हुए पलटकर जगमोहन को गहरी निगाहों से देखा। लगता है तुम्हारा कोई खास बंदा जेल में जा फंसा है। जगमोहन कुछ नहीं बोला। कब गया है वह जेल में? कल। क्या नाम है उसका? देवराज चौहान। देवराज चौहान तुम्हारा क्या लगता है? मायाराम ने जगमोहन को देखा। दोस्त, भाई, सब कुछ। जगमोहन के होंठ भींच गए। क्या किया है उसने जो? मायाराम, जगमोहन पूर्वता लहजे में बोला। उसने क्या किया है या क्या नहीं, इस बात से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। तुम सिर्फ अपने काम से मतलब रखो। तुम 50 बार जेल जा चुके हो, जेल के जर्रे जर्रे से वाकिफ हो। ऐसे में आसानी से देवराज चौहान को जेल से बाहर निकाल सकते हो, और इस काम के बदले तुम्हें अच्छी खासी रकम मिलेगी। तुम सिर्फ नोटों की तरफ ध्यान दो। मायाराम ने कष्ट देते हुए होठ सिकोड़कर जगमोहन को देखा। तुमने अपना नाम क्या बताया था? जगमोहन। जगमोहन, देवराज चौहान। देवराज चौहान, जगमोहन। मायाराम सिर हिलाकर बड़बड़ाया। दोनों नाम ही सुने हुए लगते हैं। देवराज चौहान। यह देवराज चौहान वह तो नहीं जो माना हुआ डकैती मास्टर है? जगमोहन के होठ भींच गए। कम से कम हाँ या ना तो कर दो। मायाराम एकाएक मुस्कुराया। हाँ, मेरा भी यही ख्याल था। मायाराम ने शांत भाव में सिर हिलाया, क्योंकि देवराज चौहान के साथ अक्सर जगमोहन का नाम सुनने में आता है। मतलब कि वह जगमोहन तुम हो। जगमोहन उसे घूरता रहा। मायाराम आगे बढ़कर कुर्सी पर जा बैठा। मायाराम, जगमोहन शब्दों को चबाकर कह उठा। जो काम मैं तुमसे करने को कह रहा हूँ, उस काम को करने के लिए और भी कई हैं। तुम हाँ कहने में बहुत देर लगा रहे हो। मेरी हाँ है। मायाराम के चेहरे पर गंभीरता उभरी। देवराज चौहान को जेल से निकाल सकोगे? हाँ। अपनी कामयाबी पर पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा है। काम के बदले कितना मांगते हो? तुम कितना दे सकते हो? तुम जो मांगोगे वही मिलेगा मायाराम, जगमोहन ने एक एक शब्द चबाकर कहा। वैसे मुझे हैरानी है कि देवराज चौहान जैसा इंसान पुलिस के पंजे में कैसे जा फंसा। वह तो। काम की कीमत बोलो। मायाराम ने सिर हिलाया, कश लिया, फिर सोच भरे स्वर में कह उठा। कीमत तय करने से पहले मुझे यह देखना होगा कि देवराज चौहान को जेल में कहाँ, किस जगह रखा गया है, क्योंकि कई वार्ड ऐसे हैं जहाँ से किसी को निकाल ले जाना काफ़ी कठिन है। तो मालूम करो, जगमोहन व्याकुलता से दांत भींचकर कह उठा। मायाराम सिर हिलाकर रह गया। कब करोगे? कल इस वक्त तक जेल का एक चक्कर लगाना होगा, मालूम हो जाएगा। सब जानते हैं मुझे। तो कल इस वक्त आऊँगा मैं, आ जाना। कहते हुए मायाराम ने ब्रीफकेस की तरफ इशारा किया। इसे यहीं पर रहने देना। यह मेरी हाँ पर मेरा हो जाना था, और मैं हाँ कर चुका हूँ। हाँ के साथ काम भी होना चाहिए। जगमोहन ने उसकी आंखों में झांका। जवाब में मायाराम ने विश्वास भरे अंदाज में सिर हिला दिया। इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े जेलर के ऑफिस में पहुंचा। बैठिए इंस्पेक्टर साहब, जेलर ने मुस्कुराकर कहा। वानखेड़े मुस्कुराया और कुर्सी पर बैठता हुआ बोला। जेलर साहब, इस कैदी का खास तौर से आपको ध्यान रखना होगा। आप फिक्र मत कीजिए, जेलर ने विश्वास भरे अंदाज में सिर हिलाया। मैं जानता हूँ वह खतरनाक इंसान देवराज चौहान है। मैं उसकी तरफ से जरा भी लापरवाह नहीं रहूँगा। गुड, वानखेड़े मुस्कुराया। देवराज चौहान डकैती किंग है। रास्ता न होने पर भी वह रास्ता बनाना जानता है। इस बारे में आपको सतर्क रहना होगा कि वह जेल से भागने का भी रास्ता बना सकता है। देवराज चौहान कुछ नहीं कर पाएगा। मैं उस पर खास निगाह रखूंगा। 2 जेल के अधिकारियों को खास तौर से उस पर लगा दूंगा।
वह जेल तोड़कर नहीं भाग सकेगा। शुक्रिया। वानखेड़े ने सिगरेट सुलगाई। मुझे यकीन है कि आप उसकी बैरक के बाहर 2 सिपाही की ड्यूटी लगा देंगे। वह बाथरूम भी जाए तो हथियारबंद पुलिसमैन हर पल उसके साथ हों। जेलर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। मैं सब संभाल लूंगा। आप देवराज चौहान को लेकर इतनी शंका में क्यों हैं? क्योंकि वह देवराज चौहान है। उसे मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वानखेड़े ने गहरी सांस ली। इस बात का भी खास ध्यान रखिएगा कि बाहर से भी उसे छुड़ाने की चेष्टा की जा सकती है। मैं बार बार यह बातें आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप किसी तरह से लापरवाह मत हो। मैं कभी भी लापरवाह नहीं होता। और देवराज चौहान से किसी को मिलने नहीं दीजिएगा। अगर उससे कोई मिलने आए तो उसे बिठाकर फौरन हेडक्वार्टर में मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। इस बात का और भी ख्याल रखना है। जेलर ने सहमति भरे भाव में सिर हिलाया। और अगर? वानखेड़े का स्वर सख्त हो गया। देवराज चौहान जेल से भागने की चेष्टा करे या फिर ऐसा कुछ हो तो आप बेहिचक उसे शूट करने का ऑर्डर दे सकते हैं। देवराज चौहान को बैरक में रखा गया था। 12 फीट चौड़ी और 12 फीट लंबी बैरक के 3 तरफ दीवार थी। सामने की तरफ मोटी मोटी सलाखें थी जिसके बाहर भारी ताला झूल रहा था। बैरक में देवराज चौहान के साथ 3 कैदी और भी थे। कुछ देर पहले ही वानखेड़े अन्य पुलिस वालों के साथ उसे बैरक में बंद करके गया था। बैरक के अन्य तीनों कैदी शक्लो सूरत से खूंखार व खतरनाक लग रहे थे। उन तीनों ने देवराज चौहान को घूर कर देखा। देवराज चौहान ने तीनों को एक एक करके देखते हुए सिगरेट सुलगाई। पैकेट इधर सरका। एक ने दादाई अंदाज में देवराज चौहान को घूरा। देवराज चौहान ने शांत भाव से पैकेट और माचिस उसकी तरफ उछाल दी। भीड़ू शरीफ छोकरा लगता है। दूसरा दांत फाड़कर कड़वे अंदाज में हंसा। तीनों ने पैकेट में से सिगरेट सुलगा ली। क्या तीर मार कर आया है? तीसरे ने तगड़ा कश लेते हुए कहा। देवराज चौहान मुस्कुराया। डकैती। डकैती मारी? वाह, काम होने के बाद पकड़ा गया या पहले? पहले। खराब किस्मत। उसने गहरी सांस ली। यह पुलिस वाले हमेशा बेमौके पर टपकते हैं। लेकिन तू इस बैरक में क्या कर रहा है? यहाँ तो सिर्फ पहुंचे हुए रखे जाते हैं। सजा हो गई तुझे? नहीं, रिमांड पर हूँ। देवराज चौहान ने स्थिर लहजे में कहा। रिमांड पर? सिर्फ डकैती की और तुझे हमारी बैरक में डाल दिया गया? उसने हैरानी से कहा। यहाँ तो उन्हीं को रखा जाता है जो फांसी के करीब हों, जिनका बचने का कोई चांस न हो। मुझे एक डकैती के जुर्म में नहीं, पिछले कई जुर्मों की वजह से रिमांड पर लेकर यहाँ रखा गया है। तो यह बात है। बहुत तीर मारे हैं क्या? देवराज चौहान मुस्कुराकर रह गया। यहाँ इस बैरक में कल 4 ही थे। एक को सालों ने आज सुबह फांसी पर लटका दिया। यहाँ उसी को रखा जाता है जिसके बारे में पता हो कि वह बचने वाला नहीं। मेरा नाम सुल्तान अहमद है। 1.5 साल से यहाँ हूँ, लेकिन अब ज़्यादा देर नहीं रहूँगा। ट्रक चलाया करता था कभी। महीना महीना घर से बाहर रहता था। धूप बरसात रात दिन की बेचैनी सहते हुए घर वालों के लिए रोटी का इंतज़ाम करता था कि उनके पेट भूखे न रहें। लेकिन यह तो बाद में पता चला कि मेरी बीवी चौधरी और उसके दोनों भाइयों के साथ मजे लेती थी। जवानी के साथ साथ उसकी खूबसूरती भी कम नहीं थी। एक बार गांव आया तो रंगे हाथों पकड़ लिया। बस फिर क्या था, बीवी के साथ साथ चौधरी और उसके दोनों भाइयों को लोहे की रॉडों से मार मार कर खत्म कर दिया। गांव वालों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। खेल खत्म। केस में कोई खास दम नहीं। 2-2.5 महीने तक फांसी हो जाएगी। देवराज चौहान की निगाह दूसरे पर जा टिकी। तुमने क्या किया? मैं? वह हंसा। मेहर सिंह नाम है मेरा। सब कुछ खत्म हो गया। गली के 4 बदमाशों ने मुझे बांधकर मेरे सामने मेरी बीवी से बदसलूकी की। मैं देखता रहा, बंधा हुआ था, कुछ नहीं कर सकता था। मेरी बीवी की चीखें गली वालों ने सुनी, लेकिन कोई कुत्ता आगे नहीं आया। सब डरते थे उन गली के कुत्तों से। उनको मेरी बीवी नहीं सह सकी। कितना सहती? एक हटता तो दूसरा आ जाता। सारी रात यही कुछ होता रहा। मैं उन्हें गालियां देता, खून के घूंट भरता रहा। सुबह होने से पहले ही वह बेचारी जान से हाथ धो बैठी। मैंने पुलिस में रिपोर्ट लिखानी चाहिए, नहीं लिखी गई। मुंशी 5,000 मांगने लगा रिपोर्ट लिखने के कि जिनके खिलाफ कार्यवाही करनी है वह बड़े दादा है। मैंने बहुत कहा, लेकिन वह नहीं माना।
गुस्से में मैंने टेबल पर मौजूद पेपर वेट उठाकर जोर से उसके सिर पर मारा। वह वहीं मर गया। इससे पहले कि पुलिस वाले मुझे पकड़ सकते, मैं भाग निकला। 2 दिन छिपने और ढूंढने के बाद वह चारों बदमाश मुझे शराब खाने में मिले। मैंने उनको मौका दिए बिना शराब की बोतल तोड़कर उनके पेटों में घुसेड़ दी, लेकिन इस बार न बच सका। पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया। जो हुआ कोई अफसोस नहीं। कसक एक ही बाकी है कि एक बदमाश अस्पताल पहुंचकर बच गया। वह जिंदा रह गया, जिसका हाथ मेरी पत्नी की मौत में था। देवराज चौहान गहरी सांस लेकर रह गया। बैरक का माहौल कुछ भारी सा हो उठा था। मैं सूबेदार ईश्वर सिंह, तीसरा 30 वर्षीय युवक अपनी छाती पर हाथ मारकर बोला। हेडक्वार्टर में मेरी ड्यूटी थी। गांव में बाप बीमार, खबर आई, छुट्टी मांगी, नहीं मिली। ऑफिसर मेरे से खुंदक खाता था, क्योंकि वह बॉर्डर पर तैनात जवानों को नशे की आदत डालकर उन्हें ड्रग्स भेजा करता था। जवानों की सारी तनख्वाह ड्रग्स में निकल जाती थी। उसका यह मामला मैं जानता था और मैंने उसे कह दिया था कि यह सारी बातें ऊपर पहुंचा दूंगा। उसने मुझे कई लालच दिए, मैं नहीं माना। आखिरकार उसने मुझे इस तरह तंग करना शुरू कर दिया। सप्ताह बाद ही माँ की मौत की खबर आई। मैंने फिर छुट्टी मांगी, हरामी ने नहीं दी। मैंने गन उठाकर उसे और उसके 2 साथियों को गोलियों से उड़ा दिया। मुझे पकड़ लिया गया। उसके बाकी साथियों ने मुझ पर इल्जाम थोप दिया कि जवानों को मैं ही ड्रग्स देता था। उस रैकेट का मैं इंचार्ज था। मेरे ऑफिसर को यह बात पता चली तो उसने एक्शन लेना चाहा कि मैंने उन्हें गोलियों से भून दिया। मामला उल्टा करके मेरे सिर पर डालकर मुझे ही बुरी तरह फंसा दिया। मैं अपने बचाव में कुछ भी नहीं कर सका। अब आज से 12वें दिन मुझे फांसी होगी। केस का फैसला हुए मुझे फांसी की सजा मिले 20 दिन तो हो चुके हैं। मुझे आज भी समझ नहीं आता कि मुझे फांसी क्यों दी जा रही है। कहते हुए सूबेदार ईश्वर सिंह की आंखों में पानी चमक उठा था। देवराज चौहान ने कष्ट लिया और आगे बढ़कर पत्थर के बेंच पर जा बैठा। तुम तीनों ही मुसीबत के मारे लगते हो। कोई कुछ न बोला। तीनों को ही फांसी होने वाली है। वह तो होगी ही। सुल्तान अहमद दांत खींचकर कह उठा। देवराज चौहान की निगाह बारी बारी तीनों के चेहरों पर फिरने लगी। तीनों के चेहरों पर से जिंदगी भर का दुख झलक रहा था। जीवन से थके टूटे लग रहे थे। यूं लगता था जैसे मरने के गम से ज्यादा जीने से दुखी हों। जिंदगी के बचे दिनों को जल्दी ही खत्म कर देना चाहते हो। जेल से भागना चाहते हो। तीनों ने चौंक कर देवराज चौहान को देखा। कैसे? ऐसी बात मत करो जो हो ही नहीं सकती। ईश्वर सिंह बोला। जिस तरह हमारी बैरक है, इस तरफ बहुत सख्त पहरा है। यहाँ से कोई भी फरार नहीं हो सकता। ठीक कहता है। सुल्तान अहमद ने सिर हिलाया। देवराज चौहान के होठों पर शांत मुस्कान उभरी। मैं यह नहीं कह रहा कि तुम लोग गलत कह रहे हो, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वह भी सही है। तीनों की निगाह देवराज चौहान पर जा टिकी। क्या कहना चाहते हो? सुल्तान अहमद ने गहरी निगाहों से उसे देखा। देवराज चौहान ने कष्ट लेकर सिगरेट नीचे फेंकी और जूते से मसलकर कह उठा। दरअसल मुझे हर हाल में जेल से निकलना है। क्या? सुल्तान अहमद के होठों से निकला। सूबेदार ईश्वर सिंह और मेहर सिंह चौंके। तुम्हें जेल से निकलना है? हाँ। देवराज चौहान बैरक के सलाखों वाले दरवाजे पर निगाह मारता हुआ कह उठा। मुझे जेल से निकलना है, लेकिन इस वक्त भारी अड़चन है कि मुझे तुम लोगों के साथ रखा गया है। ऐसे में अगर मैंने यहाँ से भाग जाने के लिए कुछ किया तो मेरा तो पता नहीं, लेकिन तुम लोग अवश्य फंसोगे। तू भागेगा कैसे? यहाँ से निकलेगा कैसे? हम लोगों ने जरा भी हरकत की तो पुलिस वाले हमें गोलियों से भून कर रख देंगे। देवराज चौहान ने सहमति में सिर हिलाया। यह खतरा तो है ही। इस खतरे का तो सामना करना ही पड़ेगा। तीनों की निगाहें मिली। भीड़ू, हम तैयार हैं। मौत तो यहाँ भी है, फिर क्यों न जिंदगी का चांस ले लिया जाए। ठीक कहता है। तीनों की निगाह देवराज चौहान पर जा टिकी। लेकिन निकलेंगे कैसे? चिंता मत करो, निकल जाएंगे। देवराज चौहान का स्वर सपाट था। कुछ करने से पहले तुम लोगों के विचार जानना जरूरी था। मैं तुमसे वायदा करता हूँ कि 7 दिनों के भीतर हम यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन भाई, सुल्तान अहमद धीमे स्वर में बोला, कोई रास्ता तो तुमने निकाला ही होगा।
देवराज चौहान एकाएक मुस्कुराया। रास्ता 2 दिन में निकलेगा और हम उससे अगले 5 दिनों में यहाँ से निकल जाएंगे। भीड़ू, यह तुम्हारा खोखला दादाई अंदाज तो नहीं है? नहीं, देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान थी। दरअसल दादा लोग अक्सर अपनी टांगे दबवाने के लिए बड़े बड़े बोल मारते हैं। मेरी टांगे सलामत हैं और दादागिरी दिखाने की मेरी आदत कभी नहीं रही। यह बात तुम लोगों के साथ इसलिए करनी पड़ी क्योंकि यहाँ पर मेरे साथ तुम लोग भी बंद हो और मुझे यहाँ से फरार होना है। कायदे की बात है। सूबेदार ईश्वर सिंह ने सिर हिलाया। देवराज चौहान ने नई सिगरेट सुलगाकर कश लिया। अब इस बात को भूल जाओ, सपने में भी यह बात मत लाना। देवराज चौहान ने बारी बारी तीनों को देखते हुए कहा, मैं नहीं चाहता कि यह बात आम हो और हम यहाँ से कभी फरार ही ना हो सके। भूल गए? सुल्तान अहमद मुस्कुराया। अब तुम जब कहोगे तभी याद करेंगे इस बात को। सूबेदार ईश्वर सिंह की आवाज़ धीमी थी। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि आज के 12वें दिन मुझे फांसी दी जाएगी। इससे पहले ही हम जेल से बाहर होंगे। देवराज चौहान के शब्दों में दृढ़ता थी। तभी उनके कानों में कदमों की आवाज़ें पड़ने लगी। सबकी निगाह बैरक के सलाखों वाले दरवाजे की तरफ उठ गई। आने वाला जेलर SD वर्मा था, जो कि पूरी वर्दी में था। कमर में होल्स्टर बंधा हुआ था। साथ में हथियारबंद 2 सिपाही थे। वर्मा सलाखों वाले दरवाजे के पास आकर रुका। उसने बारी बारी चारों पर निगाह मारी। फिर उसकी नजरें देवराज चौहान पर जा टिकी। सब ठीक है? जेलर SD वर्मा ने बात शुरू करने वाले अंदाज में कहा। ठीक ही होगा जेलर साहब, मेहर सिंह गहरी सांस लेकर कह उठा। जेलर वर्मा ने सूबेदार ईश्वर सिंह को देखा। तुम्हें फांसी लगने का दिन नज़दीक आता जा रहा है। मुझे अफसोस है, अगर तुमने शराफत से ज़िंदगी बिताई होती तो आज तुम यहाँ न होते। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। फिर भी ऐसा कोई काम जो अधूरा रह गया हो मुझे बता देना। अगर हो सका तो ज़रूर पूरा कर दूंगा। एक ही बात कहनी है। सूबेदार ईश्वर सिंह भारी स्वर में बोला। क्या? मुझे फांसी लगने की खबर गांव में मेरे घर मत भेजना जेलर साहब। ईश्वर सिंह की आवाज़ में उदासी से भरा भारीपन आ गया। बाद में मेरा शरीर मेरे गांव भिजवा देना। अगर खबर पहले पहुंच गई तो मेरी बदकिस्मत बीवी जीतो मेरे मरने से पहले ही मर जाएगी साहब। जेलर वर्मा के चेहरे पर दुख के भाव उभरे। ईश्वर सिंह, जेलर ने स्थिर स्वर में कहा, मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी नहीं कर सकता। कानून को मद्देनजर रखते हुए तुम्हारे घर खबर करनी पड़ेगी कि तुम्हें कब फांसी दी जा रही है। ईश्वर सिंह की आंखों में गीलापन आ गया। जेलर साहब, जीतो तो पहले ही मरो की तरह रह रही होगी। जाने बच्चों को कैसे पाल रही होगी। इस खबर को पाकर तो वह जीते जी ही मर जाएगी। अभी उसे इतना तो भरोसा है कि उसका आदमी जिंदा है, जेल में ही सही, लेकिन जिंदा तो है। जेलर ने गहरी सांस ली और कुछ कहने लगा। जेलर साहब, ईश्वर सिंह भारी स्वर में कह उठा, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मैंने तो उस गंदे ऑफिसर को गोली से उड़ाया था जो जवानों में नशे की आदत डालकर उन्हें नकारा कर रहा था, देश को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। और यह सब करके मैं क्यों फंस गया? मैं तो... रहने दो ईश्वर, जेलर ने शांत स्वर में उसकी बात काट कर कहा। अब इन बातों का वक्त निकल चुका है। अदालत तुम्हारे लिए फांसी की सजा तय कर चुकी है। अदालत का क्या है? मेहर सिंह तीखे स्वर में कह उठा। जेलर, वह तो कल को तुम्हें भी किसी बात की एवज में फांसी की सजा देकर इसी जगह पर डाल देगी। अदालत सबूत देखती है, सबूतों को पुलिस तैयार करती है और पुलिस को नोट देकर अपने पसंदीदा अंदाज में सबूत तैयार करवाए जा सकते हैं। अदालत वही देखती है जो पुलिस दिखाती है। सारी ड्रामेबाजी है। नोट है तो बच जाओ, नहीं तो चढ़ जाओ फांसी के फंदे पर। यह कानून गरीबों पर लागू होता है, उन पर लागू होता है जिनकी पहुंच ऊपर तक नहीं है। तुमने आज तक किसी नेता को फांसी पर चढ़ते देखा है जो सफेद कपड़े पहनकर कईयों की जान ले लेते हैं? मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। कानून की निगाहों में अमीर गरीब सब एक है। रहने दो जेलर, मैंने वर्दी पहनी होती तो मैं भी ऐसा ही कहता। तुम कभी खामखा फंसे नहीं ना, तभी ऐसा कहते हो। भगवान न करे कभी रगड़े में आ गए तो फिर पूछूंगा तुम्हारा हाल। जेलर वर्मा ने कुछ ना कहकर देवराज चौहान को देखा।
खुद को जेल में पाकर तुम कैसा महसूस कर रहे हो देवराज चौहान? देवराज चौहान मुस्कुराया। पहली बार जेल में पहुंचे हो? देवराज चौहान पुनः मुस्कुराया। तुम्हारे जेल में होने पर इंस्पेक्टर वानखेड़े को डर है कि कहीं तुम जेल से फरार ना हो जाओ। वह कहता है जहां रास्ते नहीं होते तुम वहां रास्ता बनाने में एक्सपर्ट हो, जेल से भाग सकते हो। इंस्पेक्टर वानखेड़े बहुत समझदार इंसान है, देवराज चौहान ने कष्ट देकर कहा। जेलर ने देवराज चौहान को गहरी निगाहों से देखा। तो तुम ऐसा इरादा रखते हो? जवाब में देवराज चौहान सिर्फ मुस्कुराया। भूल कर भी जेल से भागने की कोशिश मत करना। इस गेट के बाहर 2 कांस्टेबल हथियारों के साथ हर समय पहरा देंगे। उन्हें इस बात की पूरी छूट होगी कि जब भी तुम ऐसी कोई कोशिश करने की चेष्टा करो तो तुम्हें शूट कर दिया जाए। संभल कर रहना। देवराज चौहान मुस्कुराता रहा। जेलर अपने साथ लाए दोनों कांस्टेबलों की तरफ पलटा। तुम दोनों यहाँ पहरा दोगे, सावधान रहोगे। देवराज चौहान कोई गड़बड़ करे तो गोली मार देना। कहने के साथ ही जेलर वर्मा वहां से आगे बढ़ गया। दोनों कांस्टेबल हथियार थामे सावधानी से गेट के दाएं बाएं खड़े हो गए। साले यमदूत, मेहर सिंह मुंह बनाकर बड़बड़ा उठा। जगमोहन मायाराम से मिला। तुमने आज आने को कहा था। जगमोहन ने उसके चेहरे पर निगाह मारी। मायाराम ने लापरवाही से सिगरेट सुलगाई। देवराज चौहान के बारे में मालूम किया कि किया। मायाराम बीच में ही बोला। देवराज चौहान जेल के ऐसे हिस्से में रखा गया है जहां सख्त पहरा रहता है। उस हिस्से में खतरनाक कैदी रखे जाते हैं। तो मेरे ख्याल में काम नहीं हो सकेगा। मायाराम ने सिर हिलाया। क्या? जगमोहन के होंठ भींच गए। मतलब कि तुम देवराज चौहान को जेल से नहीं निकाल सकते? शायद नहीं। जहां पूरी आशा ना हो वहां बेकार की कोशिश करना भी ठीक नहीं होता। जगमोहन मायाराम को घूरता रह गया। तुम्हारा नोटों वाला ब्रीफकेस वह सामने टेबल पर रखा है, उठा लो। मायाराम ने गंभीर स्वर में कहा। देवराज चौहान को जेल से निकालने का कोई तो रास्ता होगा। जगमोहन के दांत भिंच गए। हाँ, रास्ता है। रास्ते कभी बंद नहीं होते। मायाराम ने अपने सिर पर हाथ फेरा। कौन सा रास्ता? अगर जेलर हमारी सहायता के लिए तैयार हो जाए तो देवराज चौहान को वहां से निकाला जा सकता है। तो जेलर को तैयार कर लो, दौलत मैं दूंगा। जगमोहन दांत पीसकर कह उठा। मायाराम ने गहरी सांस लेकर सिर हिलाया। हर किसी को दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। क्या मतलब? जेलर वर्मा सच्चा इंसान है। वह अपने फर्ज को ईमानदारी से पूरा करता है, रिश्वत नहीं लेता। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। उस जैसे इंसान बिका नहीं करते। सोच लो मायाराम, मैं बहुत सोच समझ कर कह रहा हूँ। वह जेलर वर्मा है, अपनी ड्यूटी से धोखा नहीं करता। जगमोहन के दांत भिंच गए, चेहरा सुलग उठा। मायाराम, देवराज चौहान को हर हाल में जेल से निकालना है। वह निकाल लो, लेकिन हालातों को देखते हुए मेरी मजबूरी है कि मैं तुम्हारे काम नहीं आ सकता। एक तो जेल के उस हिस्से में सख्त पहरा है, दूसरी जेलर सख्त किस्म का ईमानदार इंसान है। जगमोहन के होठों से गुर्राहट निकली। मायाराम की निगाह उसके चेहरे पर जा टिकी। मायाराम, देवराज चौहान को जेल से निकाले बिना मैं चैन से नहीं बैठ सकता। जगमोहन गुर्राया। मायाराम गहरी सांस लेकर रह गया। मैं निकालूंगा देवराज चौहान को जेल से। मायाराम ने टेबल पर रखे ब्रीफकेस की तरफ इशारा किया। वह नोटों वाला ब्रीफकेस ले लो, वह तुम ही रखो। मैं देवराज चौहान को जेल से बाहर नहीं, देवराज चौहान को जेल से निकालने का काम मैं करूंगा। तुम्हें सिर्फ मेरा साथ देना होगा। बेकार का साथ देकर मैं अपनी जान खतरे में नहीं। चिंता मत करो मायाराम, तुम्हारी जान को कुछ नहीं होगा। जगमोहन की आंखें लाल सुर्ख हो रही थी। क्या करोगे? मायाराम की आंखें सिकुड़ गई। देवराज चौहान को जेल से निकालने के लिए मैं हर हद को पार कर जाने का हौसला रखता हूँ। एक एक शब्द चबाकर जगमोहन क्रूरता भरे स्वर में कह उठा। जेलर एस.डी. वर्मा जेल से 2.5 किलोमीटर दूर स्थित कॉलोनी में अपने किराए के मकान में पहुंचा। 3 बेडरूम और हॉल ड्राइंग रूम था। परिवार में पत्नी और कॉलेज में पढ़ रही स्वाति नाम की बेटी थी। जेल में वर्मा अगर जेलर था तो घर में कैदी की हैसियत थी। मतलब कि घर में प्यार भरा ऐसा माहौल था कि वह भूल जाता था
कि वह कठोर जेलर है। अपने छोटे से परिवार में वर्मा बेहद खुश था। वर्मा की रात अक्सर अपने घर पर ही बीतती थी। कोई इमरजेंसी हो या जेल से बुलावा आ जाए तो जुदा बात थी। बेटी स्वाति कॉलेज के आखिरी साल में थी। पत्नी सरला घर का सारा काम संभालती थी। पति वर्मा तो सुबह 6 बजे ही जेल रवाना हो जाते थे। बेटी स्वाति कॉलेज के लिए 7:30 बजे घर से निकलती थी। सरला देवी वक्त पर दोनों को नाश्ता देती थी। दोपहर को जेल से चपरासी आ जाता था वर्मा साहब का खाना लेने के लिए। गृहस्थी सुख शांति से बहुत अच्छी तरह चल रही थी। जेलर वर्मा रात को घर पहुंचा तब 10 बज रहे थे। पत्नी सरला और बेटी स्वाति खाना तैयार किए उनके इंतजार में बैठे थे। पापा, स्वाति वर्मा को देखते ही मुंह फुलाकर कह उठी, आप इतनी देर से क्यों आते हैं? भूख के मारे पेट के चूहे भी कूद कूद कर थक चुके हैं। वर्मा ने मुस्कुराकर स्वाति के कंधे पर हाथ रखा। बेटी, मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे आने का कोई समय तय नहीं है। तुम लोग खुद खाना खा लिया करो। मेरा क्या है, आज 10 बजे आया हूँ, हो सकता है कल 12 बजे आऊँ। पापा, स्वाति ने मुंह बनाकर कहा, 12 बजे की बात और है। और है? हाँ, तब तक तो मैं खा ही लूँगी। वर्मा ठहाका मारकर हंस पड़ा। तभी पत्नी सरला ने भीतर आते हुए कहा, आज इतना हंसा क्यों जा रहा है? बाप बेटी की बात हो रही है। वर्मा ने कहा और आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठते हुए सिगरेट सुलगा ली। आजकल हमारी बेटी बहुत समझदार हो गई है। फिर सिगरेट जला ली आपने? अब कम से कम खाना तो खा लीजिए। लगा दो खाना। लगा रही हूँ, तब तक आप हाथ मुंह धो लीजिए। सरला बाहर निकल गई। जेल का क्या हाल है पापा? वैसा ही, वर्मा मुस्कुराया, जैसा होता है। कोई खास बात? तुम जेल में इतनी दिलचस्पी क्यों लेती हो? वर्मा हंसा। पापा, जब आप कैदियों की बातें बताते हैं तो उनके बारे में दिलचस्पी पैदा हो जाती है, इसलिए पूछ लेती हूँ। स्वाति ने मुस्कुराकर कहा, अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, फाइनल पेपर आ रहे हैं। कोई फिक्र नहीं पापा, फर्स्ट डिवीज़न में पास होंगी, देख लेना आप। जवाब में वर्मा हंसकर रह गया। तभी सरला ने भीतर प्रवेश करते हुए कहा, पास होते ही इसका ब्याह कर दीजिए। अब बड़ी। मम्मी, स्वाति बात काट कर बोली, मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि पढ़ाई समाप्त करके मैं नौकरी करूँगी, अपने पैरों पर खड़ी होंगी, उसके बाद शादी की सोचूंगी। सुन लिया आपने? सरला ने उखड़े स्वर में कहा। ठीक ही तो कहती है, अपने पाँव पर खड़ा होने में क्या बुराई है? तो आप भी इसकी साइड लेने लगे। मम्मी, आप खाना दीजिए, बहुत नींद आ रही है, सोना भी है, और अगर जेल में कोई गड़बड़ हो गई तो पापा अभी बिना खाए ही जेल की तरफ दौड़ पड़ेंगे। सरला ने वर्मा को देखा। आपने तो अभी तक वर्दी भी नहीं उतारी। उतारता हूँ भाई, कहते हुए वर्मा उठ खड़ा हुआ। अगले दिन एसडी वर्मा जेल पहुंचा। हर रोज की भांति जेल की खास खास जगह पर राउंड लगाया गया। फिर देवराज चौहान वाली बैरक के सामने रुका। बैरक के बाहर रात वाले कांस्टेबल की अपेक्षा दूसरे 2 कांस्टेबल मौजूद थे। जेलर वर्मा ने बैरक में मौजूद चारों पर निगाह मारी। इन लोगों ने कोई गड़बड़ तो नहीं की? जेलर ने कांस्टेबलों से पूछा। नहीं सर। नया वाला कैदी आराम से रहा? कहते हुए वर्मा की निगाह बैरक के भीतर मौजूद देवराज चौहान की तरफ उठी, जो शांत निगाहों से उसे ही देख रहा था। आराम से रहा सर। नए कैदी का खास ध्यान रखना, खतरनाक है। जी। जेलर वर्मा आगे बढ़ गया। देवराज चौहान बैरक में एक तरफ टेक लगाए आराम से बैठा था। सूबेदार ईश्वर सिंह, मेहर सिंह और सुल्तान अहमद इकट्ठे बैठे थे। अगर देवराज चौहान हमें जेल से निकाल ले गया तो मैं बाहर जाकर क्या करूंगा? सुल्तान अहमद ने भारी स्वर में कहा। मेरा तो कोई है नहीं जो इंतजार में आंखें खोले बैठा हो। ओह, मेहर सिंह के होठों से निकला। ठीक कहता है तू, मेरा भी नहीं है। सब कुछ खत्म हो गया। भाई तो है, लेकिन जेल से भागकर उसके पास भी नहीं जा सकता। कहाँ जाऊंगा? ईश्वर सिंह ने दोनों हाथ जोड़कर छत की तरफ देखा। भगवान की मेहरबानी है कि मेरी बीवी और 2 बच्चे हैं। उन्हें साथ लेकर मैं इतनी दूर निकल जाऊंगा कि फिर सूबेदार ईश्वर सिंह को कोई ढूंढ नहीं पाएगा। सुल्तान अहमद ने गहरी सांस ली। किस्मत वाला है तू, जो बाहर तेरा कोई है। किस्मत वाला? ईश्वर सिंह की आवाज़ में कड़वापन आ गया। अगर किस्मत वाला होता
तो मेरे जेल में आने और फिर फांसी के फंदे तक पहुंचने की नौबत ही क्यों आती? हमारे देश में कानून नहीं, सबूत चलते हैं। सबूत ले आओ तो बच जाओगे, नहीं ला सके तो फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। यह सबूतों के नहीं, अल्लाह के खेल हैं। वह तो ठीक है, मेहर सिंह ने धीमे स्वर में सुल्तान अहमद से कहा। जेल से छूटने के बाद हम जाएंगे कहाँ? पुलिस फिर पकड़ लेगी और फांसी का फंदा गले में आ जाएगा। सुल्तान अहमद ने मेहर सिंह के कंधे पर हाथ रखा। फिक्र मत कर। क्या मतलब? सारी जिंदगी ट्रक चलाई है, हिंदुस्तान का कोना कोना देखा है। कई जगह है मेरी निगाहों में जहां जाकर हम दो भाइयों की तरह बसकर चैन से जिंदगी बसर करेंगे। पेट भरने के लिए 2 रोटी खाने के लिए कोई काम कर लेंगे। एक समय भूखे भी रह लिया तो कोई बात नहीं, मौत से तो बच जाएंगे। सच कह रहा है तू। मेहर सिंह की आंखों में खुशी चमकी। सुल्तान कभी झूठ नहीं बोलता। यकीन कर, अल्लाह गवाह है, तू मेरे साथ रहेगा। लेकिन सूबेदार ईश्वर सिंह कहते कहते ठिठका। क्या हुआ तुझे? हमने अपने प्रोग्राम तो बना लिए हैं, अगर जेल से ना निकल सके तो? अल्लाह की मर्जी, सुल्तान शांत स्वर में बोला। देवराज चौहान कोशिश तो अवश्य करेगा निकलने की। मुझे 12 दिन नहीं, 1 दिन कम हो गया। 11 दिन तक फांसी लगने वाली है। दोनों ने ईश्वर सिंह के फक चेहरे को देखा। हौसला रख, किस्मत में जीना लिखा है तो कोई मार नहीं सकता, मरना हो तो कोई बचा नहीं सकता। सुल्तान अहमद ने उसे तसल्ली दी। ऊपर वाले पर भरोसा रख, वह सबूत नहीं देखता। फैसला करने के लिए उसका अपना तराजू है, जिसके किसी पलड़े में भार नहीं रखा जाता। सूबेदार ईश्वर सिंह गहरी सांस लेकर रह गया। वह तीनों बेहद धीमे स्वर में बातें कर रहे थे। उन्होंने देवराज चौहान पर निगाह मारी, जो शांत अंदाज में बैठा अपना ताना बाना बुनने में व्यस्त था। उस पर से निगाह हटाकर सुल्तान उठा और सलाखों के पास पहुंचकर कांस्टेबल से बोला, ओए, डंडों की तरह खड़े ही रहोगे या हमें बाथरूम वगैरह भी लेकर जाओगे? हथियारों के साए में देवराज चौहान नहा धोकर फारिग हुआ। उसके बाद उसे पुनः बैरक में बंद कर दिया गया। नाश्ते के नाम पर ब्रेड के 4 पीस और पुराने से गिलास में पानी से मेल खाती चाय दी गई, जो कि एक तरफ ही पड़ी रही। देवराज चौहान ने नाश्ता नहीं किया, जबकि सुल्तान अहमद, सूबेदार ईश्वर सिंह और मेहर सिंह ने नाश्ता कर लिया। नाश्ता कर ले, ईश्वर सिंह बोला। कब तक खाली पेट रहेगा? यहाँ यही सब मिलता है। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कस लिया। कर लेगा, सुल्तान ने लापरवाही से कहा। पेट में आग जलेगी तो पानी डालना ही पड़ेगा। मेहर सिंह देवराज चौहान के पास पहुंचा और आहिस्ता से बोला, बाहर निकलने का कोई प्रोग्राम बनाया? बन जाएगा। देवराज चौहान ने बैरक के बाहर खड़े पुलिस वालों पर निगाह मारी। कब? कम से कम 2 दिन लगेंगे प्लान बनाने में कि यहाँ से बाहर कैसे निकलना है, और अगले 5 दिनों में हम बाहर निकल जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह में हम सब बाहर होंगे। तुम देख ही रहे हो कि यहाँ ठीक ठाक पहरेदारी है। तुम्हारे आने की वजह से तो अब तो पुलिस वाले हर समय बैरक के बाहर मौजूद रहते हैं। ऐसे में यहाँ से हम सबको लेकर बाहर कैसे निकल सकोगे? मुझे तो यह काम आसान नहीं लगता देवराज चौहान। फिर ईश्वर सिंह को फांसी भी होने वाली है। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। देवराज चौहान का स्वर शांत था। तुम्हें विश्वास है कि तुम हम सबको लेकर यहाँ से बाहर निकल जाओगे? हाँ, अब एक ही बात बार बार मत पूछना। ठीक है भाई, हम तो अब तुम्हारे ही सहारे हैं, मेहर सिंह ने गहरी सांस लेकर कहा और उसके पास से हट गया। करीब 10 बजे इंस्पेक्टर वानखेड़े वहां पहुंचा। साथ में असिस्टेंट जेलर था, जो बैरक का दरवाजा खुलवा गया। वानखेड़े के बैरक में प्रवेश करने पर सलाखों वाला गेट पुनः बंद कर दिया गया। रात कैसी बीती? वानखेड़े पत्थर की सीट पर बैठता हुआ बोला। 1 रात यहाँ रह लो। देवराज चौहान मुस्कुराया। मालूम हो जाएगा। वानखेड़े ने हौले से हंसकर सिगरेट सुलगाई। 1 दिन तो तुम्हें यहाँ पहुँचना ही था देवराज चौहान। हर कानून तोड़ने वाले को यहाँ आना पड़ता है। देवराज चौहान के चेहरे पर छाई मुस्कान और गहरी हो गई। वानखेड़े की निगाह चाय के गिलास और ब्रेड पीसों पर पड़ी। नाश्ता तुम्हारा है? वानखेड़े ने पूछा। हाँ, तुम्हारे लिए रखा हुआ है। देवराज चौहान व्यंग से कह उठा।
ले लो। शुक्रिया, मैं करके आया हूँ, वानखेड़े ने सामान्य अंदाज में कहते हुए कश लिया। देवराज चौहान के होठों पर बराबर मुस्कान छाई हुई थी। जेल से निकलने के बारे में तो सोच रहे होंगे? हाँ, वानखेड़े अजीब अंदाज में मुस्कुराया। तय कर लिया कि कैसे निकलना है? तय हो रहा है। देवराज चौहान, अगर मेरा कहना मानो तो जेल से निकलने की कोशिश भूल कर भी मत करना। अपनी इस चेष्टा में कामयाब तो हो नहीं सकोगे। अलबत्ता यह हो सकता है कि वक्त से पहले मारे जाओ। सलाह अच्छी है, मेरी बात को मजाक में मत लो। तुम यहाँ से निकलने में सफल नहीं हो सकते। मैं काम करता हूँ, सफलता असफलता नहीं देखता, देवराज चौहान ने सपाट स्वर में कहा। मुझे तो हैरानी होती है कि तुमने कैसे सोच लिया कि मैं जेल में टिक जाऊंगा। यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि तुमने कैसे सोच लिया कि जेल से निकल जाओगे। आने वाला समय खुद ही इस बात का जवाब दे देगा। वानखेड़े ने देवराज चौहान को घूरा। देवराज चौहान के चेहरे पर किसी तरह के भाव नहीं थे। खैर, मैं यह बातें करने नहीं आया, वानखेड़े ने कश लेकर शांत लहजे में कहा। मैं यह पूछने आया हूँ कि महाराज सुजान सिंह के 301 करोड़ के जेवरातों की डकैती में तुम्हारे साथ और कौन कौन था? यह सवाल तुम हेडक्वार्टर में कई बार पूछ चुके हो। देवराज चौहान का स्वर सपाट था। हाँ, पूछ चुका हूँ। मत भूलो कि अभी तुम रिमांड पर हो। तुमसे इन्हीं सवालों का जवाब पाने के लिए तुम्हें अदालत से रिमांड पर लिया गया है, वानखेड़े ने शांत स्वर में कहा। अगर मैं बीच में ना आता तो इस सवाल का जवाब पाने के लिए कमिश्नर ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करना था। तो फिर कमिश्नर को ही भेज दो, शायद वह जवाब पाने में कामयाब हो जाए। समझदारी से काम लो देवराज चौहान। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि डकैती में जो मेरे साथ था उसी की धोखेबाजी की वजह से मैं पुलिस के हाथों में पड़ा, इसलिए उससे निपटना मेरा काम है, पुलिस का नहीं। तुम अब कुछ नहीं कर सकते, जेल से बाहर नहीं निकल सकते। वह आज़ाद रहेगा और मैं जेल से निकल जाऊंगा। देवराज चौहान एकाएक मुस्कुराया। वानखेड़े ने उसे घूरा। भूल में हो, समय बता देगा। वानखेड़े देवराज चौहान को घूरता रहा। एकाएक देवराज चौहान बोला, मुझे 15 दिन के रिमांड पर लिया गया है। हाँ, क्यों? अगर मैं जेल से नहीं निकल सका तो 15वें दिन तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूंगा। देवराज चौहान मुस्कुराया। वानखेड़े के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान उभरी। अपनी बात से पीछे तो नहीं हटोगे? नहीं। ठीक है, ऐसे ही सही। मैं जानता हूँ बड़ी से बड़ी यातना देकर भी तुम्हारा मुंह नहीं खुलवाया जा सकता। इस तरह भी अगर तुम मुंह खोल दो तो बहुत बड़ी बात होगी, वानखेड़े ने गंभीर स्वर में कहा। मैं चलता हूँ। देवराज चौहान मुस्कुराया। वानखेड़े ने उठकर बाहर खड़े पुलिसमैनों से सलाखों वाला गेट खुलवाया और बाहर निकल गया। पुलिसमैनों ने गेट बंद करके उस पर ताला लगा दिया। वानखेड़े जेलर एस.डी. वर्मा से उनके ऑफिस में मिलाए देवराज चौहान से? जेलर वर्मा वानखेड़े को देखते ही बोला। हाँ, वानखेड़े कुर्सी पर बैठते हुए बोला। वह इस बारे में पूरी कोशिश कर रहा है कि जेल से निकल सके। जेलर एस.डी. वर्मा हौले से हंस पड़ा। इंस्पेक्टर वानखेड़े, जब भी कोई नया अपराधी जेल में आता है तो सबसे पहले यही सोचता है कि कैसे जेल से निकला जाए। तरह तरह के रास्ते तलाशने की चेष्टा करता है, लेकिन बीतते दिनों के साथ साथ उसके हौसले भी पस्त होने लगते हैं। तब उसको इस बात का एहसास हो जाता है कि वह जेल से नहीं निकल सकेगा। आप देवराज चौहान की कही बेकार की बातों पर मत जाइए। 2 दिन बाद उसे समझ आ जाएगा कि वह जेल से नहीं निकल सकता। वैसे भी वह जेल के उस हिस्से में है जहां 24 घंटे सख्त पहरा रहता है। आप ठीक कह रहे हैं, वानखेड़े ने गंभीरता से सिर हिलाया। लेकिन मेरी बात को समझ नहीं पा रहे। कैसी बात? वह देवराज चौहान है जो कि रास्ते बनाने में एक्सपर्ट है। मानी, आपकी सारी बात मानी, लेकिन आप मेरी भी बात मानकर चलिए कि देवराज चौहान किसी भी कीमत पर जेल से नहीं निकल सकेगा। जेलर वर्मा के शब्दों में विश्वास भरा हुआ था। वानखेड़े जेलर से विदा लेकर चला गया। वर्मा ने घड़ी पर निगाह मारी। 11 बज रहे थे। यह वक्त जेल में राउंड लेने का था। वर्मा ने टेबल पर रखी टोपी डाली, वर्दी ठीक की, टेबल पर मौजूद पतले से डंडे को उठाकर होल्स्टर को चेक किया।
फिर दरवाजे की तरफ बढ़ने ही वाला था कि फ़ोन की घंटी बज उठी। हेलो, जेलर वर्मा ने रिसीवर उठाया। मुझे जेलर एस.डी. वर्मा से बात करनी है। वर्मा के कानों में जगमोहन की आवाज़ पड़ी। बोल रहा हूँ, आप कौन हैं? वर्मा का स्वर सामान्य था। तुम्हारे पास में कौन है? कोई नहीं, लेकिन तुम कौन हो? जेलर वर्मा की आंखें सिकुड़ी। वर्मा, तुम्हारी बेटी स्वाति मेरे कब्जे में है। जगमोहन का लहजा एकाएक खतरनाक हो उठा। क्या? वर्मा का रिसीवर वाला हाथ कांपा। क्या कहा तुमने? तुम्हारी बेटी स्वाति मेरे कब्जे में है। क्या बकवास कर रहे हो? वह सुबह कॉलेज के लिए निकली थी, लेकिन कॉलेज नहीं पहुंच सकी। मैंने उसका अपहरण कर लिया है। जेलर वर्मा सख्ते की हालत में खड़ा रह गया। वह समझ नहीं पाया कि जो खबर वह सुन रहा है वह ठीक है। उसने गलत तो नहीं सुना। उसके होठ हिले, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। जेलर, जगमोहन की खतरनाक आवाज वर्मा के कानों में पड़ी। जेलर वर्मा ने फौरन खुद को संभाला। कौन हो तुम? वर्मा का चेहरा फक था। आवाज जैसे बेजान सी हो रही थी। जगमोहन। कौन जगमोहन? तुम्हारी जेल में कल एक नया कैदी आया है, देवराज चौहान। हाँ, मैं उसका भाई बंद हूँ। जगमोहन के लहजे में क्रूरता भरी पड़ी थी। जेलर वर्मा के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। क्या चाहते हो? देवराज चौहान की आज़ादी। नहीं, यह नहीं हो। सब कुछ हो सकता है। जगमोहन की आवाज़ से वहशी भाव छलक उठे। जेलर, अगर तुम अपनी बेटी को चाहते हो तो देवराज चौहान को जेल से आज़ाद करना ही पड़ेगा, वरना सोच ही सकते हो कि तुम्हारी बेटी के साथ क्या सलूक होगा, क्या क्या उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। नहीं नहीं, तुम मेरी बेटी। शट अप जेलर। इस समय तुमने सिर्फ मेरी बात सुननी है। मानो या ना मानो, तुम्हारी मर्जी। हालात तुम्हारे सामने हैं, फैसला तुम्हारे ऊपर है। मुझे कोई जल्दी नहीं है। जल्दी तुम्हें होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बेटी मेरे पास है, और वह जवान होने के साथ साथ खूबसूरत भी। तुम उसे हाथ नहीं लगाओगे? मैं नहीं लगाता। जब तक तुम्हारी तरफ से जवाब नहीं मिल जाता, वह सलामत रहेगी। अगर तुम्हारा जवाब मेरे हक में हुआ तो तुम्हारी बेटी इज्जत के साथ वापस भेज दी जाएगी, नहीं तो तुम उसे हाथ नहीं लगाओगे। वर्मा का स्वर कांप रहा था। मैं यह बात हम दोनों में ही रहनी चाहिए। अगर तुमने पुलिस को खबर की, किसी को बताया, तो तुम्हारी बेटी के साथ जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेवारी सिर्फ तुम पर जाएगी। मेरी सुनो, सिर्फ मेरी। जगमोहन की आवाज़ किसी दरिंदे से कम नहीं लग रही थी। आराम से फैसला करो, मैं तुम्हें कल फिर फ़ोन करूँगा। इसके साथ ही लाइन कट गई। जेलर वर्मा बुद्ध की तरह रिसीवर थामे खड़ा का खड़ा रह गया। मस्तिष्क में तूफान नाच रहा था। उसकी बेटी का अपहरण कर लिया गया है। स्वाति को उठाने वाले खतरनाक लोग हैं, उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। स्वाति की आज़ादी की कीमत देवराज चौहान की आज़ादी थी। और तभी एक पुलिस वाले ने भीतर प्रवेश किया। जेलर साहब, पुलिस वाले ने कहा, कैदी नंबर 213 झगड़ा कर रहा है। तुम चलो, मैं आता हूँ। जेलर वर्मा के होंठ हिले। पुलिस वाला बाहर निकल गया। वर्मा ने रिसीवर रखा। उसका हाथ कांपता स्पष्ट नजर आ रहा था। बेजान सा वर्मा कुर्सी पर जा बैठा। कुछ पलों बाद उसने रिसीवर उठाया और घर फोन किया। अब तक वह अपने पर काफी हद तक काबू पा चुका था। पत्नी सरला से उसकी बात हुई। हेलो सरला, मैं बोल रहा हूँ। कहिए, आज जेल में बैठे बैठे घर की याद कैसे आ गई? सरला ने अपने पति को छेड़ा। ऐसे ही। वर्मा ने अपने स्वर को सामान्य बनाने की चेष्टा की। आज खाने में क्या क्या बनाया है? अभी तो बना रही हूँ। इतनी जल्दी भूख कैसे लग गई? सरला का हंसने का स्वर आया। आज लग रही है। खैर, तुम बनाओ, मैं समय पर चपरासी को खाना लेने के लिए भेज दूंगा। अच्छी बात है। स्वाति कॉलेज गई? जी हाँ, वह तो हर रोज टाइम पर निकल जाती है। मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ, राउंड पर जाना है। कहने के साथ ही वर्मा ने रिसीवर रख दिया। वर्मा को अपना शरीर बेजान सा लग रहा था। उसकी एकमात्र बेटी ही उसके लिए सब कुछ थी। जगमोहन ने स्वाति का अपहरण कर लिया था। उसकी एकमात्र शर्त यह थी कि देवराज चौहान को जेल से निकाल दिया जाए। यह कैसे हो सकता था? अपनी सारी जिंदगी रिश्वतखोरी के तालाब में रहकर भी ईमानदारी से गुजारी थी। कभी कोई गलत काम नहीं किया था।
लेकिन आज उसकी बेटी का अपहरण करके उसे गलत काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। तो क्या वह अपनी बेटी के अपहरण के बारे में पुलिस को खबर करे? नहीं, अभी नहीं। उसकी बेटी की जिंदगी के भविष्य का सवाल था। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जो भी करना है सोच समझकर करना होगा। जगमोहन ने स्पष्ट तौर पर धमकी दी है कि पुलिस को खबर करने पर उसकी बेटी सलामत नहीं रहेगी। जेलर वर्मा के होंठ पिच गए। मजबूर हो गया था वह। उसकी सोचों पर जैसे पहरे बैठ गए थे। अब उसे जो भी सोचना था अपनी बेटी के हित को सामने रखकर सोचना था। लेकिन एक बात तो वह मन ही मन तय कर चुका था कि देवराज चौहान को जेल से बाहर नहीं निकलने देगा। इस तयशुदा बात के साथ उसे हर हाल में अपनी बेटी को भी बचाना था। ऐसा क्या करे कि दोनों बातों में कामयाब हो जाए? वर्मा ठीक से सोच नहीं पा रहा था। यह सोच सोच कर उसका दिल कांप रहा था कि जगमोहन उसकी बेटी के साथ कुछ बुरा न करते। स्वाति को कुछ हो गया तो उसकी दुनिया उजड़ जाएगी। वर्मा ने खुद को संभाला, चेहरे के भावों पर काबू पाते हुए ऑफिस से बाहर निकला और आगे बढ़ गया। परंतु चाहकर भी चेहरे पर उभरे गुस्से को समाप्त नहीं कर पा रहा था। वर्मा सीधा जेल के उस हिस्से में पहुंचा जहां बैरक में देवराज चौहान मौजूद था। देवराज चौहान सलाखों के पार जेलर के चेहरे को देखते ही समझ गया कि वह गुस्से में है। जेलर अपनी आवाज पर काबू पाते हुए वहां खड़े दोनों कांस्टेबलों से बोला, तुम लोग दूर जाकर खड़े हो जाओ। दोनों कांस्टेबल वहां से हट गए। इधर आओ। जेलर ने दांत भींचकर देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान सलाखों के पास पहुंचा। तुम बहुत कमीने हो, वर्मा ने दांत भींचकर दबे स्वर में कहा। देवराज चौहान ने गहरी निगाहों से जेलर वर्मा को देखा। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे साथी ने मेरी बेटी का अपहरण कर लिया है। मेरे साथी ने? जगमोहन तुम्हारा साथी है ना? जेलर वर्मा ने पूर्वता लहजे में कहा। हाँ, उसने मेरी बेटी को उठा लिया है। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गई। कहता है तुम्हें जेल से निकाल दूं। देवराज चौहान ने समझने वाले भाव में सिर हिलाया। मैंने तो सुना था कि तुम ऐसे गिरे हुए काम नहीं करते, लेकिन तुम तो। मैंने कुछ नहीं किया। एक ही बात है, तुम्हारे साथी ने किया है, वर्मा ने दांत भींचकर धीमे स्वर में कहा। इसमें मेरी कोई रजामंदी नहीं है। मैं अंदर हूँ, वह बाहर। उसके कुछ भी किए की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं आती। मुझे जेल से निकालने के लिए वह कुछ तो हाथ पांव मारेगा। देवराज चौहान ने सपाट स्वर में कहा। उसकी जगह मैं होता तो कम से कम ऐसा ना करता। तुम तो इससे भी बुरा करते, वर्मा क्रोध में कह उठा। देवराज चौहान गहरी सांस लेकर रह गया। जगमोहन ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने तुम्हें जेल से न निकाला तो वह मेरी बेटी के साथ बुरा सलूक करेगा, उसे जान से मार देगा। वर्मा का चेहरा धधक रहा था। लेकिन कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हें किसी भी हालत में जेल से नहीं निकलने दूंगा। देवराज चौहान के चेहरे पर किसी तरह का कोई भाव नहीं उभरा। मैं अपनी बेटी को भी बचा लूंगा। जगमोहन को भी इस जेल में लाकर बंद करूंगा। मेरी बेटी पर हाथ डालने का अंजाम उसे भुगतना होगा। वर्मा ने दांत भींचकर उसे खा जाने वाली निगाहों से देखा। देवराज चौहान समझ गया कि जेलर वर्मा अभी क्रोध से काम ले रहा है। अपनी बेटी के अपहरण की बात सुनकर आपे से बाहर हुआ पड़ा है। स्वाति के होठों से कराह निकली। धीरे धीरे उसने आंखें खोली। जिस जगह पर उसने खुद को पाया यह जगह उसके लिए नई थी। सामान्य साइज का कमरा था। उसे ध्यान आया कि सुबह वह कॉलेज के लिए निकली कि बस स्टॉप पर पहुंचने से पहले ही एक कार उसके पास आकर रुकी। स्टीयरिंग सीट पर खूबसूरत सा युवक बैठा हुआ था। उसने कोई पता पूछा। वह पता बताने के लिए आगे बढ़ी। कार के पास पहुंचते ही उसने दरवाजा खोलकर उसे कार में खींचा और बेहोशी से भरी दवा का रुमाल उसकी नाक पर रख दिया। वह बेहोश हो गई। अब होश आया तो खुद को यहाँ पाया। तभी स्वाति की निगाह कुछ दूर कुर्सी पर बैठे मायाराम पर जा टिकी। कौन हो तुम? स्वाति उछलकर खड़ी हो गई। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? चुपचाप बैठी रह, मायाराम सख्त स्वर में बोला। बड़बड़ मत कर। स्वाति का चेहरा गुस्से से भर उठा। तुम नहीं जानते, मेरे पापा जेलर हैं। वह जानते हैं, सब जानते हैं, तभी तो तेरे को उठाया है। तेरा बाप जेलर नहीं होता तो तू यहाँ भी नहीं होती।
उछलना कूदना बंद करके आराम से बैठ जा। मायाराम ने कड़वे स्वर में कहा। तुम? स्वाति दांत भींचकर बोली। तुम अपने को समझते क्या हो? तुम लोगों ने मेरा अपहरण किया है। पुलिस तुम लोगों को नहीं छोड़ेगी। मैं? नहीं छोड़ेगी? मायाराम ने पूछा। नहीं, तुम सब जेल में जाओगे। स्वाति दांत भींचे मायाराम को देखती रही। आराम से बैठ जा, मायाराम तीखे स्वर में बोला। फालतू की बकवास की तो कपड़े उतार दूंगा। स्वाति के होठों से गुर्राहट निकली। तभी दरवाजा खोलकर जगमोहन ने भीतर प्रवेश किया। यह मायाराम का ठिकाना था। जगमोहन ने स्वाति के चेहरे पर निगाह मारी, फिर मायाराम को देखा। क्या हो रहा है? स्वाति उसे देखते ही समझ गई कि इसी युवक ने उसका अपहरण किया था। कुछ खास नहीं, यह अपने बाप की अकड़ दिखा रही थी। मैंने बोला अगर ज्यादा अकड़ दिखाएगी तो कपड़े उतार दूंगा। अभी तक तो यही हुआ है। जगमोहन की निगाह स्वाति पर जा टिकी। तुमने मेरा अपहरण किया था? स्वाति क्रोध भरे स्वर में बोली। हाँ, क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? कुछ नहीं, जगमोहन ने शांत स्वर में कहा। तुम्हारे पिता की जेल में एक कैदी है, उसे बाहर निकालना है, इसलिए तुम्हें उठाना पड़ा कि तुम्हारे पिता पर दबाव डालकर उस कैदी को जेल से निकाला जा सकता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे पापा कोई गलत काम नहीं करेंगे। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।